दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसे देश की जहां सरकार अपनी मर्जी से कानून बदले, पुलिस जिससे चाहे उठा ले और आम आदमी की आवाज़ दबा दी जाए। ऐसे अंधेरे वक्त में वो कौन सी शक्ति है जो सरकार के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है? वो कौन है जो प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक को कानून का आईना दिखा सकता है? आज हम प्रवेश कर रहे हैं उस पवित्र गलियारे में जिसे हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं। यह न्याय अंधा नहीं बल्कि संविधान का रक्षक है। दोस्तों, न्याय सिर्फ शब्दों में नहीं, संविधान के अनुच्छेदों में छिपा होता है। आज हम भाग 5 के अनुच्छेद 124 से 147 की उन गहराइयों में उतरेंगे जहां उच्चतम न्यायालय की नींव रखी गई है। यह कहानी है भारत की एकीकृत न्याय व्यवस्था की, जिसे हमने 1935 के अधिनियम से अपनाया है। 28 जनवरी 1950 संसद भवन के कक्ष में एक ऐसी संस्था का जन्म हुआ जिसने ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल की जगह ली। शुरुआत हुई थी सिर्फ 8 जजों से, लेकिन आज यहाँ 34 जाबाज रक्षक बैठते हैं, जिनसे एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य जज शामिल है। लेकिन याद रहे, ये संख्या सिर्फ बढ़ी नहीं है, ये देश की बढ़ती चुनौतियों का जवाब है। पर क्या आप जानते हैं कि जजों की अर्हता यानी कि क्वालिफिकेशन क्या है? उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और कम से कम 5 साल तक कोई कोर्ट का जज या 10 साल तक वकील रहा हो, या फिर राष्ट्रपति की नज़र में एक सम्मानित विधिवेत्ता हो। क्या आप जानते हैं कि इन जजों को चुनता कौन है? राष्ट्रपति नहीं, यहाँ एक रहस्यमय प्रणाली है, कॉलेजियम। जजों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करना पड़ता है, लेकिन इस परामर्श शब्द पर दशकों तक जंग चली। अंत में 1998 में तय हुआ कि मुख्य न्यायाधीश अकेले नहीं बल्कि अपने 4 वरिष्ठतम जजों की सलाह पर ही नाम आगे बढ़ाएंगे। यह सिस्टम इतना पावरफुल है कि 2014 में जब सरकार ने NJAC लाकर इसे बदलना चाहा तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक करार देकर इतिहास रच दिया। एक जज 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहता है, इन्हें हटाना लगभग नामुमकिन है। इसके लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास होना चाहिए, वो भी केवल सिद्ध कदाचार या असक्षमता के आधार पर। आज तक भारत में किसी भी जज को इस प्रक्रिया से नहीं हटाया जा सका है। उच्चतम न्यायालय स्वतंत्र क्यों है? क्योंकि इनकी कुर्सी किसी की दया पर निर्भर नहीं है। इन्हें हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया इतनी कठिन है कि आज तक भारत के इतिहास में किसी भी जज को हटाया नहीं जा सका है। इनका वेतन संचित निधि से आता है, जिस पर संसद में मतदान नहीं हो सकता, यानी ये निडर होकर फैसला सुना सकते हैं क्योंकि इनका भविष्य सुरक्षित है। आप देखिए इनकी असली ताकत, इनके क्षेत्राधिकार किसी सुपर पावर से कम नहीं है। मूल क्षेत्राधिकार यानी कि ओरिजिनल। अगर 2 राज्यों के बीच या केंद्र और राज्यों के बीच जंग छिड़ जाए तो फैसला सिर्फ यही होगा। अपीलीय क्षेत्राधिकार, यह दीवानी, आपराधिक और संवैधानिक मामलों में अपील सुनने वाली अंतिम अदालत है। न्यायाधीश यानी कि वरीट, अनुच्छेद 32 के तहत यह मौलिक अधिकारों का गारंटर है। अगर आपके मौलिक अधिकारों को कोई हाथ लगाए तो आप सीधे यहाँ दस्तक दे सकते हैं। ये संविधान के असली रक्षक है। सलाहकार, अनुच्छेद 143, राष्ट्रपति खुद इनसे सलाह मांगते हैं। हालांकि वो सलाह मानना अनिवार्य नहीं है, पर उसकी अहमियत बहुत बड़ी होती है। विशेष अनुमति द्वारा अपील, यह एक विशेषाधिकार शक्ति है जहां कोर्ट किसी भी फैसले के खिलाफ अपील सुनने का विवेक रखता है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह मांग सकते, पर कोर्ट सलाह देने या राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है। और इसे अभिलेख न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है, क्योंकि इसके हर फैसले को साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा जाता है और इनकी अवमानना यानी कि कंटेम्प्ट करने पर दंड देने की शक्ति भी इसके पास है। न्यायिक समीक्षा और अभिलेख न्यायालय, यह एक पत्थर की लकीर है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला पत्थर की लकीर है। इसे अभिलेख न्यायालय यानी कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। यानी इसके फैसले पूरे देश की अदालतों के लिए कानून बन जाते हैं। और सबसे खतरनाक शक्ति, न्यायिक समीक्षा। अगर सरकार कोई ऐसा कानून बनाए जो संविधान के खिलाफ हो तो सुप्रीम कोर्ट उसे एक झटके में शून्य यानी कि 0 कर सकता है। इसके पास संविधान की व्याख्या करने के लिए अंतिम अधिकार है, जिसे संविधान का अंतिम व्याख्याकर्ता कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जब तक तिलक मार्ग पर यह अदालत खड़ी है तब तक भारत का संविधान सुरक्षित है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों का आखिरी किला है। अनुच्छेद 124 से अनुच्छेद 147 तक का यह सफ़र हमें बताता है कि हमारा लोकतंत्र सुरक्षित हाथों में है। अगली बार जब आप सुप्रीम कोर्ट की खबरें सुने तो इन शक्तियों को याद रखिएगा। कैसा लगा आपको यह न्याय का यह सफ़र? क्या आपको लगता है कि कॉलेजियम सिस्टम सही है? कमेंट्स में अपनी राय दें और संविधान की गहराइयों को समझने के लिए सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।